मैंने इसकी तैयारी कॉलेज के आखिरी दिनों से ही शुरू करी थी। मैंने नीचे से देखना शुरू किया, 700-800 लोगों की लिस्ट थी तो मुझे मिला ही नहीं। आपका टाइम टेबल क्या रहता था रोशन जी दिन भर में? खाना खा के मैं सो जाता था, रोज के रोज थोड़ी देर मुझे सोने की आदत थी दोपहर। तो आपका डीवाईएसपी में हुआ, आपका इच्छा है क्या एसडीएम बनने की? सर मेरी पहली प्रेफरेंस ही डीएसपी थी, मुझे इस रैंक पे एसडीएम मिल रहा था। हाँ। आपके कमजोर विषय कौन से थे? तो उत्कर्ष में मॉक इंटरव्यू का आपको कितना बेनिफिट मिला? मॉक से एक तो झिझक दूर होती है, इसके अलावा अगर कोई कमी है अटायर में, किसी सब्जेक्ट में, तो वो पता चलता है। सर परिवार का सपोर्ट तो बहुत ही जरूरी है इस लंबे प्रोसेस में। क्या लगता था कि अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हो जाएगा तो क्या करूँगा? रिजल्ट के आधे घंटे पहले तक मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर मेरा नहीं होगा तो मैं 69वीं का मेंस लिखूंगा। बीपीएससी की परीक्षा बीपीएससी की परीक्षा समझे, एसएससी की परीक्षा को एसएससी परीक्षा समझे, ये कोई जीवन की परीक्षा नहीं है। नमस्कार, इस समय मैं जिनके साथ में आपको दिखाई दे रहा हूँ ये है श्री रोशन कुमार। रोशन कुमार बिहार शरीफ नालंदा से आते हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने 67th बीपीएससी एग्जाम में 18th रैंक लेके आए हैं। 18वीं रैंक पूरे बिहार के अंदर आप लेके आए और पहला अटेम्प्ट इनका है। रोशन कुमार जी, आपका स्वागत है उत्कर्ष के YouTube चैनल पर। बहुत सारे विद्यार्थी अभी इस समय आपको देख रहे हैं। रोशन जी, सबसे पहले आप बताइए कि कैसा लग रहा है आपको, इस सफलता के बाद में आप कैसा फील कर रहे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद सर। काफी अच्छी फीलिंग है, मैं काफी खुश हूँ। जैसे 2-3 साल से मैं लगातार पढ़ाई कर रहा था और इतने दिनों की मेहनत के बाद मुझे ये सक्सेस मिली है। तो पहले तो मैं रात को सो ही नहीं पाया कल, और सुबह इसलिए जल्दी से 5 बजे ही उठ गया हूँ। और काफी अच्छी फीलिंग है, जैसे वर्ड्स में मैं बता नहीं पाऊंगा इसको। तो जो भी है अच्छी फीलिंग है, सब कोई खुश है घर में, घर वाले, परिवार वाले, आसपास के लोग। बिल्कुल। आपको रिजल्ट का पता कैसे चला? मतलब किसी ने कॉल किया, आपने खुद ने देखा? मैंने खुद ने देखा, मतलब अतुल सर जो हैं चेयरमैन बीपीएससी के, वो ट्वीट कर देते हैं रिजल्ट आने से पहले। अच्छा। तो उनका 2 बजे के आसपास का ट्वीट था, तो ये एक्सपेक्टेड था कि रिजल्ट आएगा आज। तो मैं बार बार बारी बारी 5-5 मिनट में चेक कर रहा था। तो 4 बजे के आसपास जब मैंने देखा तो रिजल्ट आ चुका था, और मैंने नीचे से देखना शुरू किया तो 700-800 लोगों की लिस्ट थी तो मुझे मिला ही नहीं। तो फिर मैंने अपना नाम जब सर्च किया तो फिर 5 रोशन आ गए। तो अच्छा। फिर देखा कि सबसे पहले वाला मेरा है, तो मतलब बहुत सुंदर और अच्छी फीलिंग थी वो। इसमें रोशन जी, आपको क्या लगता है कि इसमें कैंडिडेट जो फर्स्ट रैंक लेके आता है ना, उसको भी नहीं लगता है कि मैं सफल होऊंगा कि नहीं होऊंगा? इतनी अनसर्टेनिटी क्यों रहती होगी कैंडिडेट के दिमाग में, ये आप बताइए। जी बिल्कुल, जैसे रिजल्ट के आधे घंटे पहले तक मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर मेरा नहीं होएगा तो मैं 69वीं का मेंस लिखूंगा। ऐसी फीलिंग मुझे भी आ रही थी। और एग्जाम का प्रोसेस इतना टीडियस और लंबा है कि अनसर्टेनिटी हमेशा ही रहती है, और कंपटीशन आज के समय में इतनी ब्रूटल है। और जो प्रोसेस है मेंस, इंटरव्यू, तो अनसर्टेनिटी तो है। बिल्कुल। और बहुत सारा कंपटीशन होता है, बहुत सारे विद्यार्थी आप जैसे तैयारी करने वाले होते हैं, तो उनके मुकाबले आप कैसी तैयारी करते हैं ये आपको पता नहीं चल पाता है, क्योंकि ये सारा खेल तुलनात्मक अध्ययन का है ना। तुलना में आप जो है कहाँ स्टैंड करते हैं, सारा खेल इसके ऊपर रहता है। इसलिए आप बहुत ज़्यादा सोच नहीं पाते हैं कि मेरी ये रैंक बनेगी या मेरा सिलेक्शन भी होगा या नहीं होगा, उसके अंदर आप फंस जाते हैं। ये सबसे बड़ी बात ये है। कंपेरेटिव ही है ये एग्जाम, और हमें एक दूसरे से ही आगे निकलना होता है, एक दूसरे कॉम्पिटिटर से ही हम कम्पीट कर रहे होते हैं। तो यही चीज इसको डिफिकल्ट और रोमांचक भी बनाती है। बिल्कुल। तो ये आपका पहला प्रयास में ही रोशन जी चयन हो गया? जी सर, मेरा पहला प्रयास था ये बीपीएससी में मेरा। लेकिन इस पहला प्रयास के अंदर आपने बहुत सारी तैयारी बहुत अच्छे से की होगी। आपने जैसे बताया कि कुछ वर्ड्स आपने इसमें लगाए हैं, और जैसे मैं देख रहा हूँ आपका प्रोफाइल, तो आपने यूपीएससी सीएफईएफ का भी एग्ज़ाम दिया, उसमें भी आपका चयन हुआ, और फाइनली जो है आपका सिलेक्शन जो है वो डीवाईएसपी के अंदर हो गया, और आपको एक ज़िले के अंदर लॉ एंड ऑर्डर संभालने का अच्छा सा अवसर जो है वो आपको मिलने वाला है। तो इस पहले प्रयास में ही आपको कामयाबी मिल गई। इसमें आपको क्या लगता है कि आपने क्या खास किया जिससे आपको लगा कि सर मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सिलेक्शन हो गया? सर एक तो मैंने इसकी तैयारी कॉलेज के आखिरी दिनों से ही शुरू करी थी। जब मैं एमएनआईटी जयपुर में था तो लास्ट के ईयर में मेरा रुझान थोड़ा पुलिस सर्विस की तरफ हुआ था, मुझे यूनिफॉर्म सर्विसेज पसंद थी।
तो मैंने एनसीईआरटीज को पढ़ना उसी समय शुरू किया था। एनसीईआरटीज को पढ़ा, फिर सिलेबस को देखा, फिर मैं जॉब करने चला गया 2.5 साल के लिए। और उस दौरान भी मैं रात को 2-3 घंटे वक्त निकालता था। और जब 2021 में जब मैंने ये जॉब छोड़ दी, फिर मैंने फुल फ्लेज प्रिपरेशन करी और उसी दौरान ये असिस्टेंट कमांडेंट का पेपर दिया, तो उसमें क्वालिफाई हो गया और अभी ये बीपीएससी में बिहार पुलिस सर्विस मिली है। बिल्कुल, तो सबसे बड़ी बात यह है कि आपने अपनी तैयारी कॉलेज के दिनों से शुरू कर दी और जितने भी नए एस्पिरेंट्स हैं उन सबको लेके समझना चाहिए कि कॉलेज के दिनों से तैयारी प्रारंभ कर देने से आत्मविश्वास भी बनता है और आपकी सफलता के चांसेस जो हैं वो और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो रोशन जी, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यह है कि आपने प्री, मेंस और इंट्रो इन सब की तैयारी के दौरान क्या क्या रणनीति आपने अपनाई, किन किन किताबों का आपने अध्ययन किया? सर, सबसे पहले तो मैंने न्यूज़पेपर को फॉलो किया। एक न्यूज़पेपर मैं हमेशा फॉलो करता था और इंटरव्यूज के दौरान मैंने 2 न्यूज़पेपर फॉलो किया, एक लोकल और एक इंडियन एक्सप्रेस फॉलो करता था। और इसके अलावा मैंने प्री और मेंस की कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजी अपनाई, जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं उन्हीं को फॉलो किया। स्पेसिफिक प्री के लिए अलग से तैयारी नहीं की और साथ में मेंस के लिए भी तैयारी की। और इंटरव्यू में भी जो मेंस और प्री के दौरान हम पढ़े होते हैं उसका नॉलेज यूज होता है साथ में। हमारा जो प्री के अंदर जो है ना 5वां ऑप्शन जो है वो आपको मतलब कितना परेशान किया है? सर, मेरे लिए 5वां ऑप्शन परेशान करने वाला नहीं था। हाँ। क्योंकि जब 5 ऑप्शन आए तो उसमें 3 ऑप्शन थे जो कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक थे और चौथा जो था इनमें से कोई नहीं और 5वां इनमें से सभी। तो क्या था कि मैंने इसको 3 ऑप्शंस में छाट लिया। जैसे मेरे लिए 3 ही ऑप्शंस थे, अगर 3 मुझे पता है तो मैं चौथे 5वें को तो आसानी से हटा पा रहा हूँ, तो मेरे लिए थोड़ा आसान हुआ है। बहुत अच्छे। तो अपने प्री की तैयारी का आपने बताया कि प्री की तैयारी अलग से नहीं की और मेंस के साथ ही प्री की तैयारी की। और बहुत सारे बच्चे जो फाउंडेशन का कोर्स जो करते हैं, जो मेंस की तैयारी अच्छे से लेके करते हैं, तो प्री की तैयारी स्वतः उसके साथ में आ जाती है और ये आपने बहुत ही सटीक रणनीति आपने अपनाई। मुख्य परीक्षा की तैयारी के दौरान, प्री की तैयारी के दौरान रोशन जी आप खास तौर से बताइए कि मॉक टेस्ट का कितना उपयोग रहता है और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जो है उनका सॉल्यूशन का कितना महत्व रहता है? सर, मॉक टेस्ट का योगदान हर जगह है। जैसे प्री में हमें मॉक टेस्ट लगाने से टाइम मैनेजमेंट सीखने को मिलता है और प्रीवियस ईयर का देखकर हमें यह पता चलता है पढ़ना कितना है, रुकना कहाँ है। जैसे इन सिविल सर्विसेज के सिलेबस की लिमिट है नहीं, तो कहाँ रुकना है ये सिलेबस से पता चलता है। और सिलेबस, प्रीवियस ईयर पेपर और मॉक टेस्ट का योगदान मेंस में और भी ज्यादा है, क्योंकि जो पेपर आते हैं तो सब पेपर पूरा ही नहीं होता। अगर प्रैक्टिस नहीं हो तो पेपर पूरा ही नहीं कर सकते, आते हुए भी लिखा नहीं जाता। तो वो प्रैक्टिस करने के साथ ही आता है। मॉक टेस्ट लिखकर जो टीचर से गाइडेंस मिलते हैं उसमें थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट, ग्रेजुअल इम्प्रूवमेंट करके ही पॉसिबल है। कितने घंटे आपने मेंस के अंदर लिखने का अभ्यास किया है? सर, मैं डेली जब प्री हो चुका था तो उसके बाद 1 घंटे के आसपास मैं डेली लिखता था और वीकली मैं 2 टेस्ट लिखता था, जैसे सैटरडे संडे 3-3 घंटे। और जब कभी कभार जब लास्ट पेपर होने वाला होता था तो एक दिन में मैंने 2 टेस्ट भी लिखे हैं, जैसे 3-3 घंटे करके एग्जैक्ट पेपर के अनुसार उसको मिमिक करके 2 पेपर लिखा। ठीक है, तो ये प्री और मेंस में आपने लेखन कौशल पे ज़्यादा जोर दिया। और साक्षात्कार हम अभी बिहार में हमने हमारे कोचिंग सेंटर स्टार्ट नहीं किए हैं, बहुत जल्दी करेंगे। लेकिन आपका जो है बैच, मैं कहूँगा कि सबसे पहले ऐसा हुआ कि हमने मॉक इंटरव्यू की तैयारी कराना शुरू किया है बिहार के बच्चों को। तो उत्कर्ष में मॉक इंटरव्यू का आपको कितना बेनिफिट मिला और मॉक इंटरव्यू से क्या फ़ायदा मिलता है विद्यार्थियों को, आप दोनों ही चीज़ें बताइए। हाँ, मैं उत्कर्ष के मॉक इंटरव्यू में गया था पटना में यहाँ पे। तो इसका तो काफी बेनिफिट मिलता है। जैसे मुझे से जो पैनलिस्ट थे जिसने मुझे ऑप्शनल सब्जेक्ट से ज्यादा उस दिन सवाल पूछे गए मेरे से, तो मुझे ऑप्शनल सब्जेक्ट के खामियों के बारे में पता चला और उसके बाद जो 1 हफ्ते का वक्त था उसमें मैंने ऑप्शनल सब्जेक्ट के बारे में पढ़ा। तो मॉक से एक तो झिझक दूर होती है, इसके अलावा अगर कोई कमी है अटायर में, किसी सब्जेक्ट में, तो वो पता चलता है। तो मॉक बहुत ही हेल्पफुल होता है, बहुत ही जरूरी है मॉक। बिल्कुल। तो रोशन जी, अभी नया पैटर्न जो है वो बदल चुका है, आप नए पैटर्न के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
और पुराने पैटर्न से इसकी अगर तुलना करेंगे तो नए पैटर्न के बारे में आपके क्या विचार है? जी सर, बीपीएससी का नया पैटर्न अभी चेंज में है। बीपीएससी अभी क्या है कि बीपीएससी यूपीएससी की तरफ जा रहा है। जो भी अभी का जो पीटी का एग्जाम हुआ 69 था, वो बहुत सारे ऐसे सवाल आए जो यूपीएससी लेवल के हैं, तो अभी उनका लेवल नीचे नहीं रह गया। तो बदलाव यह है कि पहले वन लाइनर सवाल पूछे जाते थे 67 तक, और अब है कि एनालिटिकल सवाल पूछे जा रहे हैं, जहाँ पे आपको इलिमिनेट करना होता है और ऑप्शंस काफी बड़े बड़े होते हैं, रीड करना होता है, उनमें टाइम लगता है। तो इनमें मॉक का योगदान और होगा, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट हमें ज्यादा करना होगा। पहले रीड करने में समस्या नहीं आती थी, पर अभी वो रीड करना भी एक चैलेंज है। सारे बिल्कुल, मतलब प्री का स्टैंडर्ड जो है वो बढ़ चुका है। और मुख्य परीक्षा के अंदर भी कुछ पेपर्स में और कुछ जो बदलाव है उसके बारे में बताइए। जी सर, मैंने 67वीं के बाद 68वीं का भी मेंस दिया था, तो बहुत ज्यादा बदलाव है 67वीं से 68वीं में। पहले क्या होते थे, बीपीएससी में 8 सवाल पूछे जाते थे, 38 मार्क्स के अराउंड होते थे पर सवाल। पर बीपीएससी 68वीं से टोटल 20 सवाल पूछे जा रहे हैं, जो कि 3 घंटे में करने होते हैं। पहले लगभग 30-35 पेज ही लिखना होता था, पर अभी 55-56 पेज 3 घंटे में लिखना होता है। तो टाइम मैनेजमेंट एक बड़ा चैलेंज बन के उभरा है नए पैटर्न पे। और नए पैटर्न में ऐसे का भी महत्व बढ़ा है, निबंध का अलग से बड़े बड़े अंक के प्रश्न आने लगे हैं निबंध का। जी सर, ऑप्शनल हटा दिया गया है बीपीएससी से 68वीं से, और एक नया पेपर एस्से का ऐड कर दिया गया है, जिसमें 3 एस्से होते हैं 100 नंबर के। तो ऑप्शनल हटा दिया गया, उसको कॉम्प्लीमेंट्री कर दिया गया, जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं और पास होना होता है बस, और एस्से के मार्क्स ऐड होते हैं। मतलब कि अब ऑप्शनल ऐसा समझ सकते हैं कि कोई बंदा अपना ग्रेजुएशन का कोई सब्जेक्ट ले लिया और बेसिक अगर उसका नॉलेज है, थोड़ा और पढ़ लिया, तो ऑप्शनल जो है वो क्वालिफाई कर सकता है। जी सर, बिल्कुल उसका लेवल वही होता है, बस वही जांचने के लिए है कि उसको डिसेंट नॉलेज है कि नहीं अपने ग्रेजुएशन सब्जेक्ट। तो अब टोटल जो मेरिट नए पैटर्न के अंदर जो बनेगी वो 1020 नंबर में से बनेगी, एम आई राइट? जी सर। तो फर्स्ट सेकंड पेपर 300 नंबर, एक ऐसे का 300, तो 900 ये, और 120 अंक के इंट्रो। तो इसको लेके भी बच्चों की स्ट्रेटेजी के ऊपर हम एक अलग से वीडियो जो है वो बना के आपको बच्चों देंगे, उसको आप जरूर देखना। आपका टाइम टेबल क्या रहता था रोशन जी दिन भर, वो आप शेयर कीजिए। और टाइम मैनेज कैसे करते थे, टाइम मैनेजमेंट आपका कैसा था? मैं लगभग 8-9 घंटे पढ़ता था, इससे ज्यादा तो नहीं मैंने पढ़ा। और मैं सुबह 7 बजे के आसपास उठता था, ज्यादा अर्ली मेरे से हो नहीं पाता था। तो 8 बजे मैं बैठ जाता था पढ़ने, और 2 घंटे के आसपास मैं पढ़ता था। उसके बाद 1 घंटे के आसपास अपना नाश्ता किया और फ्रेश मतलब नहाया वाया। उसके बाद 11 से 2 फिर मैं एक शिफ्ट लेता था। ठीक है। उसके बाद खाना खा के मैं सो जाता था, रोज के रोज थोड़ी देर मुझे सोने की आदत थी दोपहर। अच्छा। उसके बाद 3:34 के आसपास से मैं 2.5 घंटे के आसपास फिर पढ़ता था। ठीक है। और फिर मैं थोड़ा खेलने वेलने चला जाता था, खेलने या रनिंग करने। अभी जिम भी करता था मैं, तो जिम जाने लग गया था। तो रात को मैं न्यूज़पेपर रात को पढ़ता था 1-1.5 घंटे, क्योंकि न्यूज़पेपर मेरे को थोड़ा इजी लगता था, तो उसको 1-1.5 घंटे मैं न्यूज़पेपर आराम से पढ़ता था। फिर इतना ही पढ़ता था मैं। बहुत अच्छे। लेकिन ये आपकी दिनचर्या जो है वो नियमित रही, और जितने भी विद्यार्थी इसको देख रहे हैं उनको ध्यान देना है कि जो भी दिनचर्या आप बनाओ, जैसे रोशन जी ने अपनी दिनचर्या अपने हिसाब से लेके बनाई। उनको कहा भी मैं सुबह 4-5 बजे नहीं उठ पाता हूँ, तो 6-7 बजे मैं उठूँ, शाम को मुझे खेलना भी है, ऐसा नहीं कि दिन भर मुझे केवल पढ़ना ही पढ़ना है। तो उन्होंने पूरा बैलेंस जो है वो अपना टाइम टेबल बनाया और उसके ऊपर लगे रहे। सबसे बड़ी बात है फिक्स रहे, ऐसा नहीं कि कभी कुछ भी हो गया, कभी कुछ। जो 4-5 बजे उठता है, 1-2 दिन उठ गए, उसके बाद में नहीं उठा, पढ़ाई नहीं कर रहा है, कभी पढ़ा कभी नहीं, ये जो है बाधा आ जाती है। तो अपने दिनचर्या में अनुशासन जो है वो रोशन जी आपने पूरा निभाया है, ये अपने आप में बड़ी बात है। रोशन जी, आपको मतलब क्या लगता था कि अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हो जाएगा तो क्या करूंगा? हालांकि जैसे आपका यूपीएससी सीए में भी आपका हुआ है, तो फिर आप उसमें जाते फिर? अभी मेरा प्लान था कि 68 का मेंस दे देना है, और उसके बाद
अगर रिजल्ट पेंडिंग हो और यहाँ पे नहीं हुआ तो असिस्टेंट कमांडेंट सीआरपीएफ ज्वाइन कर लूंगा। तो आपका डीवाईएसपी में हुआ, आपका इच्छा है क्या एसडीएम एसडीएम बनने की? सर मेरी पहली प्रेफरेंस ही डीएसपी थी, मुझे इस रैंक पे एसडीएम मिल रहा था, हाँ। तो ये मेरी ऐसा चॉइस कैसा, थी। मतलब कई सारे विद्यार्थी तो प्रेफर करते हैं कि प्रॉपर सर्विसेज में मतलब एसडीएम बनूं मैं, तो आपने डीवाईएसपी? सर सबसे पहले तो सर मुझे यूनिफॉर्म पसंद था, जैसे यूनिफॉर्म्ड पर्सनल को देख के एज ए फीलिंग ऑफ रिस्पेक्ट और थोड़ा सा प्राइड की फीलिंग होती थी, तो मन करता था कि मुझे इनके जैसा होना है, तो इनिशियल तो वहां से शुरू हुआ। उसके बाद मैंने देखा कि पुलिसिंग की जॉब काफी चैलेंजिंग है, 24/7 की जॉब है, लॉ एंड ऑर्डर देखने को मिलता है, इसके अलावा पब्लिक इंटरेक्शन खूब है, इसके अलावा क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन, इकोनॉमिक ऑफेंसेस, साइबर क्राइम डील करने को मिलता है। तो मुझे एज एन एसडीएम से ज्यादा मुझे डीएसपी की जॉब ने अट्रैक्ट किया। मुझे डेस्क जॉब करने में उतना रुचि नहीं थी उतनी, तो मैंने डीएसपी पुलिस ऑफिसर बनना है, ऐसी प्रेरणा आपको अंदर से कब आई? मतलब बचपन में कोई ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ या कोई आपके ऑफिसर जो आपके प्रेरणा स्रोत रहे, मतलब कुछ ऐसा वाकया कुछ हुआ? वैसे कोई खास वाकया तो नहीं हुआ, पर जब भी कभी जैसे गुजर रहा हूँ मेट्रो में देखा कि यूनिफॉर्म्ड पर्सनल है, तो बाकी लोगों की जगह मुझे वो अट्रैक्ट करता था। यूनिफॉर्म्ड पर्सनल है वो, कहीं से गुजर रहा हूँ किसी पुलिस पर्सनल को खड़ा देखा, कोई ट्रैफिक मैनेज कर रहा है, तो मुझे वो अट्रैक्ट करता था। जब कभी भी मैं देखता था यूनिफॉर्म में किसी पर्सनल को, तो वो मुझे अट्रैक्ट करता था। कभी फिल्म देख रहा हूँ तो मुझे वो फिल्में पसंद आती थी जो पुलिस से रिलेटेड है, तो मतलब पुलिस यूनिफॉर्म देखते आपको एकदम क्लिक हो जाता था, है ना? जी सर। चलो, ये बचपना था पर ऐसा ही था। बहुत बढ़िया। आपकी हॉबी क्या है, रुचि क्या है? और आपने भी बताया कि शाम को रोजाना आप खेलते थे, क्या खेल खेलते थे? सर जब मैं कॉलेज में था तो उस वक्त मैं लॉन टेनिस खेला कुछ दिन, और उसके बाद कॉलेज के बाद जैसे वो लॉन टेनिस वो ग्राउंड तो मिलना बंद हो गया, तो मैंने जिम फिर शुरू करी। तो अभी तो मैं जिम करता हूँ, मतलब वर्कआउट करना ही मेरी हॉबी है अभी। अच्छा, वर्कआउट करना आपकी हॉबी है, बहुत बढ़िया। आपके कमजोर विषय कौन से थे, उसको आपने कैसे मजबूत बनाया, और आपके मजबूत विषय कैसे थे और उसको आप कितना टाइम देते थे और क्या आपकी स्ट्रेटेजी थी? सर मेरे कमजोर विषय एक तो हिस्ट्री था, जो मुझे याद रखने में थोड़ी दिक्कत आती है। हिस्ट्री में तो फैक्ट्स एंड फिगर साइंस वालों के लिए हिस्ट्री एक बड़ी बाधा होती है। हाँ, वो तो मैंने सर उसमें क्या किया, मैंने अपने सोर्सेज को एकदम ही लिमिट कर दिया कि हर जैसे मॉडर्न के लिए स्पेक्ट्रम और एंशिएंट के लिए जो एक बुक है आर एस शर्मा की वो, और मिडिवल के लिए सतीश चंद्रा, तो इन 3 किताबों के अलावा मैंने कोई किताब नहीं पढ़ी हिस्ट्री को। ठीक है। तो इनको लिमिट करके मैंने 8 से 10 बार रिवाइज किया इनको, तो ज्यादातर चीजें मुझे याद हो गई। और साइंस का पोर्शन है, पॉलिटी है, तो ये सब मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट था, तो इनमें मुझे ज्यादा दिक्कत नहीं आती थी। ठीक है, आपसे एक सूची भी हम ले लेंगे पुस्तकों की, और इसके डिस्क्रिप्शन में भी हम डाल देंगे, जिससे कि स्टूडेंट्स ये देख पाए कि आपने कौन कौन सी पुस्तकों का, मानक पुस्तकों का आपने अध्ययन किया। कुछ चैलेंजेस आपको आए पढ़ाई के दौरान, तैयारी के दौरान? सर चैलेंजेस तो खूब सारे आए पढ़ाई के दौरान, क्योंकि 2021 में मैंने पूरी तरीके से तैयारी शुरू करी, और ये एग्जाम का प्रोसेस इतना लंबा खिंचता है, तो एक आध साल के बाद हर दूसरे चौथे दिन लगता है कि होगा कि नहीं होगा, ये आता है। और जब कंपटीशन में देखते हैं कि मेरे साथ इतने काबिल लोग हैं कंपटीशन में, उसके बाद इंटरव्यू जब देने गया तो देखा कि बहुत सारे सिलेक्टेड लोग आ रखे हैं इंटरव्यू देने के लिए, अपने अपने जगह पे सब अच्छी जगह पे स्टैब्लिश्ड है, ज्यादातर लोग आईआईटी से हैं, एनआईटी से हैं, तो डर तो हमेशा ही लगता है। और वो रात को अचानक से लगना कि नहीं होगा तो क्या करेंगे, तो ये सब चैलेंजेस आते थे। पर क्या है कि एट लास्ट एक रूटीन बना के उसको मशीन की तरह फॉलो करना ही होता है रिजल्ट के लिए। बड़े चैलेंजेस क्या क्या, ये तो मतलब हो गए, मतलब जो आपको चैलेंजेस आए और उन चुनौतियों का आपने सामना किया, किस तरीके से किया, ये आप थोड़ा बताइए। एक तो मेरी तबीयत खराब हो गई थी जब मैं दिल्ली में प्रिपरेशन कर रहा था 2022 में। पीटी देने के बाद मेरी तबीयत खराब हो गई, तो मैं वहां रह नहीं पा रहा था दिल्ली में, तो उस समय से मैं घर आ गया बिहार शरीफ। तो मेरी मम्मी ने देखभाल करा, मेरे मम्मी पापा ने देखभाल करा, तो फिर तब से मैं
मेरी तबीयत खराब होती थी, मुझे इंजेक्शन्स वगैरह लेने होते थे, और उसके बाद भी मतलब मेंस के लिए मैं प्रैक्टिस करता रहा, क्योंकि छोड़ देता तो फिर नहीं होता, तो वो विकल्प नहीं था, तो मैंने कंटिन्यू किया। तो ये एक बड़ा हार्डल था, हेल्थ इशू मेरे लिए। बिल्कुल, तो पढ़ाई और के दौरान अलग अलग चैलेंजेस आते हैं और आपका हेल्थ इशू अपने आप में बड़ा चैलेंज था। परिवार वालों का सपोर्ट किस प्रकार से रोशन जी आपको रहा, और आपको क्या लगता है कि एक एस्पिरेंट की तैयारी के दौरान परिवार वालों का सपोर्ट कितना काम का होता है? और परिवार के जो आपके मेंबर्स थे उन्होंने भी ऐसा कहा कि अगर नहीं होगा तो क्या होगा, कैसे होगा? एक परिवार का भी कई बार एक प्रेशर रहता है, तो आपके केस में क्या, आपको कैसा लगता है परिवार वालों का सपोर्ट, उनका मोटिवेशन या उनका प्रेशर, मतलब किस प्रकार से उसको आप लेते हैं? सर, परिवार का सपोर्ट तो बहुत ही जरूरी है इस लंबे प्रोसेस में, क्योंकि ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें बस आपको किताबों के साथ जूझना होता है, ये आपको अकेला कर देता है काफी लंबे वक्त तक लिए। आपके फ्रेंड्स छूट जाते हैं, आप एज ए पर्सन, मतलब जो अभी के समय में कूल डूड होते हैं वो नहीं रह जाते हो, आप बोरिंग प्रोसेस से गुजरते हो। तो घर वाले आपको समझते हैं कि ये किसी बड़े चीज की तैयारी कर रहा है, तो इसको सपोर्ट करना जरूरी है, तो वो आपको सपोर्ट करते हैं, और उनका खड़ा रहना आपके साथ बहुत जरूरी है इस लंबे प्रोसेस में। वो आपको स्ट्रेंथ देता है कि आप करते रहिए, पॉसिबल है, संभव है। कभी कभार अगर नहीं भी हो पाया, कुछ गलतियां हो गई, इस बार नहीं तो अगले बार होगा, बस वो घर वाले एक बार कह देते हैं कोई बात नहीं, हो जाएगा, तूने इतना सब कुछ किया है, बस इतना काफी होता है कि चलो फिर से प्रयास करते हैं। किसका सपोर्ट सबसे ज्यादा रहा फैमिली में? एग्जैक्टली वो वैसे तो नहीं बोल पाऊंगा, पर मेरी मम्मी और पापा दोनों का रहा, दोनों का ही योगदान रहा, एक साइड नहीं ले पाऊंगा। बिल्कुल, ये पढ़ाई के दौरान मेंटल प्रेशर होता है, स्ट्रेस होता है, और हर कैंडिडेट को होता है, और उनसे उभरने का सबका तरीका अलग अलग होता है। आप जब मेंटल स्ट्रेस में आते थे, आपको कुछ मेंटल प्रेशर रहता था, तो कैसे उससे उभर के बाहर आते थे? सर, एक तो मैं थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी शाम को करता था, तो उससे क्या होता था कि पसीना आता था और थक जाता था मैं, तो रात को नींद अच्छी आती थी, जिससे नींद खराब नहीं आती। बिल्कुल, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सभी विद्यार्थियों को कहना चाहूंगा, ये साइंटिफिक वे है। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, दिन भर सोच रहे हैं, केवल खाना खाया, पढ़ाई किया, सो गया, खाना खाया, पढ़ाई किया, सो गया, इससे जो है आप कभी भी परेशान हो सकते हैं, आप पे प्रेशर आने वाला होगा, आप स्ट्रेसफुल हो सकते हैं। तो फिजिकल एक्टिविटी कुछ न कुछ जरूर करनी है, चाहे आप आधा घंटा करें, 1 घंटे करें, जम के व्यायाम करें, दौड़ लगाएं, योग प्राणायाम करें, कुछ भी लेके करें, लेकिन फिजिकल एक्टिविटी आपको करना जरूरी है। और जैसे रोशन जी ने बताया कि रोजाना ये एक्टिविटी करते थे, और साइंस भी आप ढूंढ के देखेंगे तो साइंस भी आपको लेके बताएगा कि लगातार आप जब दौड़ते हैं, आप फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, तो एक ऑक्सीजन का फ्लो जो है वो आपके पूरे शरीर में होता है, आप एकदम रिफ्रेश महसूस करते हैं। तो बहुत अच्छा रोशन जी, मैं कई सारे सफल कैंडिडेट को मिलता हूँ, तो ये आपने जो पॉइंट बताया वो लगभग सभी लोग बताते हैं। और क्या करते थे स्ट्रेस से बाहर निकलने के लिए, प्रेशर से बाहर निकलने के लिए? इसके अलावा सर मैं मेडिटेशन करता था, अभी भी करता हूँ मैं। बहुत बढ़िया। मैं रोज के मेडिटेशन करता था, उसने मुझे काफी हेल्प किया। और अगर ज्यादा स्ट्रेस होता था तो अपने पेरेंट्स से मैं बात कर लिया करता। तो पेरेंट्स से बातचीत करना, मेडिटेशन करना और फिजिकल एक्टिविटी, ये तीनों सेम चीज़। रोशन जी, मैं संयोग से बताऊं, अभी हमारे एसएससी फर्स्ट रैंकर है मोहित कुमार, उनका इंटरव्यू लिया था, सेम उसने बात बताई। हमारे जुडिशरी के बच्चे सिलेक्ट जो होते हैं वो बताते हैं, मैं खुद भी मेडिटेशन लगातार करता हूं, तब इतना दिन भर का हेक्टिक शेड्यूल जो है अच्छे से मैं निभा पाता हूं। तो जितने भी बच्चे अभी इस समय इस इंटरव्यू को देख रहे हैं, मैं फिर बता रहा हूं, आप केवल इंटरव्यू देखते रह जाओगे, सबसे सीखते रह जाओगे, अगर खुद नहीं करोगे तो उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि कोई चीज को जानना, मानना और स्वीकार करने से भी काम नहीं चलेगा। चौथा स्टेप जो है आचरण में लाना होगा, खुद को करना होगा। तो आप रोशन कुमार जी जैसे कई सारे इंटरव्यूज आपने देखे होंगे, लेकिन इंटरव्यू देखने से आपका भला नहीं होगा। जैसे रोशन कुमार जी ने आचरण में लेके आए ये, वैसे ही आप लोग भी जब अपने आचरण में लेके आओगे, खुद भी वैसा वैसा करने लगोगे तो फायदा होगा। और आप नियमित रूप से जो भी आपकी बॉडी को सूट होता हो, जो भी आपके मन को अच्छा लगे, जैसे रोशन जी बता रहे हैं कि सुबह 2 घंटे पढ़ते थे, फिर 2.5 घंटे, फिर 2 घंटे, फिर रात को 2.5 घंटे, 1.5 घंटे, और शाम को फिजिकल एक्टिविटी, सुबह आराम, जो भी दिनचर्या अपने बना ली उस दिनचर्या पे फिक्स हो जाओ। और साथ में ये मेडिटेशन करना, फैमिली से कभी कभी बातचीत करना, खेल खेलना, ये भी साथ साथ आप जरूर करते रहो।
तो रोशन जी, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बातचीत करते हुए। इस बातचीत को हम थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और काफ़ी इंटरेस्टिंग, मुझे भी अच्छा लग रहा है आपसे मैं जब बातचीत कर रहा हूँ इसके बारे में, मैं जब आपसे पूछ रहा हूँ। तो रोशन जी, 27 साल की उम्र हो गई आपकी, शादी वादी हो गई जी आपकी, सर। अब होने वाली है? नहीं सर, अभी तक नहीं हुई और अभी तक तो इस पे सोचा नहीं है, अभी देखते हैं। अब तो रिश्ते आने खूब शुरू हो जाएंगे, देखना जम के हो ही गए होंगे मुझे लगता है। हाँ, हो तो गए हैं पर अभी मेरे तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, घर वाले अपने तक ही रोक के मना कर दे रहे हैं। अच्छा, वो बीच में बांध बना रखा है, तो अपने घर वालों को क्या कह के हाँ, रखा हुआ है, कब करनी है शादी? मेरे से पूछ ही नहीं रहे ना, वो कह रहे हैं कि अभी तो बच्चा है, अभी ट्रेनिंग करेगा, पहले ड्यूटी पे जाओ, ऐसे कैसे, अभी उसका नहीं है। तो आपने यूपीएससी का भी प्लान किया हुआ है, या अभी मतलब जो आप समझ रहे हैं कि एक लक्ष्य जो था वो हासिल कर लिया और अब इसके अंदर ही सेवा करनी है, बढ़िया सा डीएसपी की ट्रेनिंग करनी है और आगे बढ़ना है? अभी सर 1-2 साल के लिए मैं ब्रेक लूंगा, लगभग 2 साल के लिए। ठीक है। उसके बाद देखूंगा कि अगर सब कुछ सही है, काम सही है, मेरा मन लग रहा है, जो मैं चाहता था वो मेरे को मिल रहा, तो मैं प्रिपरेशन नहीं करूंगा। और अगर आएगा कि जो चाहता था वो नहीं हो पाया, मुझे आईपीएस के लिए जाना चाहिए, तो मैं ट्राई करूंगा। मतलब यूपीएससी भी करेंगे तो आईपीएस के लिए करेंगे, मतलब आपका जज्बा है अंदर से पूरा कि जाना है तो पुलिस में जाना है, यूनिफॉर्म पहननी है। रात को सपने में भी यूनिफॉर्म दिखाई देती होगी कभी कभी, मतलब आप यूनिफॉर्म में हैं, घूम रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर का पालन करवा रहे हैं? सुबह सुबह कभी कभी होता था मेरे साथ ही, होता था ना? यूनिफॉर्म को लेके था। बढ़िया। और फिर आपने खुली आंखों से भी सपना देखा कि मुझे यूनिफॉर्म पहनना है, और उसके लिए जम के आपने प्रयास किया, और नतीजा आपके सामने है कि आप उसमें सफल हो गए। और यही सभी विद्यार्थियों को सीखना भी चाहिए। कुछ ऐसी गलतियां या जीवन में कुछ ऐसी असफलताएं जिससे आप सीखे हों, वो आप शेयर करिए प्लीज। मतलब कुछ गलती हुई या कोई चीज की असफलता मिली, कुछ मिस्टेक्स हुई और उससे आपने सीखा। सर एक तो जैसे ये फिजिकल एक्टिविटी, जब सीएपीएफ का पेपर था असिस्टेंट कमांडेंट का, तो 1 महीने पहले मैंने एग्जाम को फोकस करने के लिए मैंने सारे फिजिकल एक्टिविटी बंद कर दिए। तो हुआ ये कि 1 हफ्ते पहले मेरी तबीयत खराब हो गई, मतलब सर दर्द होने लग गया और बॉडी में पेन रहने लग गया, नींद आनी बंद हो गई। तो मतलब मुझे ऐसा लगा कि जो मैंने टाइम बचाया था ना, वो 3 हफ्ते फिजिकल एक्टिविटी बंद करके, उसका नुकसान ज्यादा हो गया। तो फिर आगे मैंने क्या किया कि कुछ भी हो, एग्जाम हो, कुछ भी हो, 1 घंटे टाइम निकालना ही है, कुछ ना दौड़ के आना है, कुछ ना कुछ करना है। तो ये सीख मुझे मिली कि जैसे पढ़ाई भी है तो वो चलेगी, ऐसा नहीं है कि आपको पढ़ाई के लिए सब कुछ बंद कर देना है, ये सब कॉम्प्लीमेंट करती है, बॉडी की नीड है वो। बिल्कुल। तो एक ये, और मैंने 2021 में सिविल सर्विसेज यूपीएससी का प्री दिया था, और वो पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड हुए बिना दिया था। जैसे फेब में मैंने प्रिपरेशन शुरू करी थी और उस साल का अक्टूबर में पेपर था, तो 9 महीने ही मैं सिलेबस भी कवर नहीं कर पाया था और पेपर में अपियर हो गया, तो मैं प्री ही क्वालिफाई नहीं कर पाया। तो एक ये सीख मिली कि जब तक पूरी तरीके से प्रिपरेशन ना हो, पेपर में बैठने का कोई मतलब नहीं है, आप फेल ही होगे। बिल्कुल, मतलब केवल देखने के लिए एग्जाम देना है तो ऐसा नहीं है। बहुत अच्छी आपने दो बातें बताई और आपने बाउंस बैक किया एक तरह से उससे, और चीज़ों को आपने सीखा कि केवल पढ़ाई 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 कर रहे हैं और आप सोच रहे हैं मैं पढ़ाई कर रहा हूँ तो मुझे फ़ायदा मिल रहा है, लेकिन आप फिजिकल एक्टिविटी करते हैं उससे भी आपको पढ़ाई में फ़ायदा मिलता है, मेडिटेशन करते हैं उससे भी पढ़ाई में फ़ायदा मिलता है। तो ये सभी विद्यार्थियों को समझने की चीज़ है। और दूसरा, कोई भी एग्ज़ाम अगर देना है, पूरी मेहनत के साथ में, पूरी ऊर्जा के साथ में, पूरी तैयारी के साथ में देना है। ऐसे ही एवं ही एग्ज़ाम देने के लिए नहीं चले जाना है, उसमें फिर असफलता लगेगी लगेगी। आप कोई भी एग्ज़ाम अपने एफर्ट्स जो है वो कम से कम पूरा डालना चाहिए। रोशन जी कहते हैं अनुशासन का दर्द और पछतावे का दर्द, पेन ऑफ डिसिप्लिन, पेन ऑफ रिग्रेट, आपने भी सुना होगा। आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? अगर आप पूरी तरीके से डेडिकेटेड होकर तैयारी नहीं करेंगे तो पछतावे के दर्द में रहेंगे, और वो हमेशा रहेगा, ताउम्र रह जाएगा। और जो डेडिकेशन के साथ प्रिपरेशन करते हैं, अपनी पूरी एनर्जी देते हैं, तो वो जो दर्द होगा वो टेम्पररी है, और वो आपको जो गेन लेके आएगा, जो रिजल्ट्स लेके आएगा,
वो रिजल्ट परमानेंट होगा। बिल्कुल। तो अंत में रोशन जी, आप नए प्रतिभागियों को अपने क्या आप सलाह देना चाहेंगे, क्या टिप्स देना चाहेंगे? ऐसी कुछ टिप्स आप उनको दीजिए। सर मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर नए प्रतिभागी सिविल सर्विसेज में या कहीं भी कोई भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो वो पूरे दिल जान से तैयारी करें, बीच बीच में ना रहें कि मुझे करना भी है और नहीं भी करना है। तो एक डिसीजन लें, अगर करना है तो पूरी एनर्जी लगाएं और एक प्लान बना के करें, हैफ हैजार्ड वे में प्रिपरेशन ना करें, प्लान बना के करें। सिलेबस देखें, प्रीवियस ईयर देखें, टीचर्स की गाइडेंस लें, अभी ऑनलाइन बहुत सारे सोर्सेज अवेलेबल है, वहां से गाइडेंस लें और बस उस एग्जाम को एग्जाम की तरह लें, लार्जर देन लाइफ ना बनाएं और प्रिपरेशन करें और रिजल्ट आता है। बहुत बढ़िया आपने बात कही है कि जो काम करें जिंदगी में जम के करें और परीक्षा को परीक्षा ही समझें। बीपीएससी की परीक्षा बीपीएससी की परीक्षा समझें, एसएससी की परीक्षा को एसएससी परीक्षा समझें। ये कोई जीवन की परीक्षा नहीं है, क्या पता किसके लिए और कुछ अलग लिखा हुआ हो, कुछ बड़ा लिखा हुआ हो। तो रोशन जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और एक बार फिर उत्कर्ष परिवार की तरफ से हम आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं और आप डीएसपी तक ही रुकेंगे नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है। और निश्चित रूप से 2 साल के बाद में आप यूपीएससी की तैयारी करेंगे और मैं चाहता हूं कि आप स्टार के साथ साथ जो है अशोक स्तंभ वो भी अपने यूनिफॉर्म पे धारण करें, ऐसी मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं। आप आज जुड़े, अपने समय निकाला, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार ज्ञापित करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर, आपका भी बहुत बहुत आभार।